तो आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था को समझने की एक कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास कुछ स्रोत है जो इसे अलग अलग हिस्सों में मतलब क्षेत्रकों में बांटकर देखते हैं। हाँ बिल्कुल। और ये स्रोत जो हैं ये मूल रूप से 3 तरह के वर्गीकरण बताते हैं। हाँ। पहला तो हो गया काम के हिसाब से, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। सही। दूसरा, काम का माहौल कैसा है, मतलब ऑर्गेनाइज्ड है या अनऑर्गेनाइज्ड। और तीसरा, ये कि मालिक कौन है, सरकारी यानी पब्लिक या फिर प्राइवेट। तो आज इन्हीं पर बात करेंगे, है ना। देखते हैं ये भारत की अर्थव्यवस्था और खासकर रोजगार पर क्या रोशनी डालते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वो 3 मुख्य आर्थिक क्षेत्रक। प्राइमरी वाला, प्राइमरी सेक्टर। हाँ, इसमें मतलब सीधे सीधे कुदरत से जुड़ी चीजें आती हैं, जैसे खेती हो गई, कपास उगाना मान लीजिए, या फिर डेयरी, मछली पकड़ना, ये सब इसको कृषि और संबंधित क्षेत्रक भी कह देते हैं। अच्छा, और फिर सेकेंडरी? सेकेंडरी सेक्टर में जो प्राइमरी से मिला उसको प्रोसेस करते हैं, मतलब उससे कुछ नया बनाते हैं। फैक्ट्री वाला काम। हाँ बिल्कुल। जैसे कपास मिला प्राइमरी से, उससे कपड़ा बना दिया सेकेंडरी में, या गन्ने से चीनी बना ली, इसीलिए इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। समझ गई। हाँ। और तीसरा? टर्शियरी। हाँ, ये है सर्विस सेक्टर। ये वो गतिविधियां हैं जो पहले दोनों सेक्टर्स को सपोर्ट करती हैं, उनको बढ़ने में मदद करती हैं। अच्छा, जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, स्टोरेज मतलब गोदाम, बैंकिंग, पैसा इधर उधर करना, कम्युनिकेशन, फोन वगैरह। और डॉक्टर, टीचर? हाँ, वो भी सेवाएं ही हैं। ये सब टर्शरी में ही आते हैं। दिलचस्प है। और एक बात और, ये तीनों सेक्टर ना एक दूसरे पर काफी निर्भर हैं, बहुत ज्यादा। अच्छा, कैसे? सोचिए, अगर किसान गन्ना देना बंद कर दें चीनी मिलों को, मिलें बंद हो जाएंगी। हाँ, ये तो है। या फिर मान लीजिए ट्रांसपोर्ट वाले हड़ताल कर दें, तो शहरों में सब्जी फल कैसे पहुंचेंगे, किसानों का माल मंडियों तक कैसे जाएगा, सब रुक जाएगा। सही बात है, पूरी चेन जुड़ी हुई है। अच्छा, ये तो हुई सेक्टर्स की बात। अब इनका देश की कमाई में कितना योगदान है, ये कैसे पता चलता है? मतलब जीडीपी या जीवीए? हाँ, जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद, या अब जीवीए यानी सकल मूल्यवर्धित भी काफी इस्तेमाल होता है। देखिए, हजारों चीजें बनती हैं, हजारों सेवाएं दी जाती हैं, सबको गिनना तो मुश्किल होगा। बहुत मुश्किल। इसलिए अर्थशास्त्री क्या करते हैं, वो सिर्फ फाइनल गुड्स और सर्विसेज की कीमत जोड़ते हैं। फाइनल गुड्स मतलब वो चीज जो आखिर में इस्तेमाल हो रही है। जैसे मान लीजिए गेहूं उगा, 20 रुपए किलो बिका, फिर उसका आटा बना, वो शायद 25 का बिका, फिर उस आटे से बिस्किट बने और वो पैकेट 20 रुपए का बिका। हाँ। तो हम जीडीपी या जीवीए में सिर्फ वो 20 रुपए का बिस्किट गिनेंगे, गेहूं और आटे की कीमत अलग से नहीं जोड़ेंगे। क्यों? ताकि डबल काउंटिंग ना हो, क्योंकि बिस्किट की कीमत में गेहूं और आटे की कीमत तो पहले से शामिल है ही। अच्छा, समझ गई। तो सारी फाइनल चीजों और सेवाओं की कीमत जोड़ दी, वो हो गया जीडीपी या जीवीए? बिल्कुल। और जीवीए आजकल ज्यादातर देशों में इस्तेमाल हो रहा है। ये टैक्स और सब्सिडी के असर को हटाकर वैल्यू एडिशन दिखाता है, तो तुलना करना आसान हो जाता है। ठीक है, अब ये बताइए कि भारत में इन सेक्टर्स का महत्व कैसे बदला है? सुना है दूसरे देशों से कहानी थोड़ी अलग है। हाँ, देखिए, विकसित देशों में क्या हुआ हिस्टोरिकली कि पहले खेती यानी प्राइमरी सेक्टर सबसे जरूरी था, फिर धीरे धीरे इंडस्ट्री यानी सेकेंडरी सेक्टर आगे निकला, और आखिर में सर्विस सेक्टर यानी टर्शरी का दबदबा बना। अच्छा। भारत में भी उत्पादन तो सब सेक्टर्स में बढ़ा है पिछले 40-50 सालों में। 1977-78 से 2017-18 का डेटा देखें तो ग्रोथ सब में है, पर सबसे जबरदस्त उछाल आया है टर्शरी यानी सर्विस सेक्टर में। हाँ, 2017-18 तक आते आते जीवीए में सबसे बड़ा हिस्सा सर्विस सेक्टर का हो गया। प्राइमरी सेक्टर काफी पीछे छूट गया इस मामले में। तो मतलब सर्विस सेक्टर हमारी इकोनॉमी का इंजन बन गया है कमाई के लिहाज से? कमाई के लिहाज से हाँ, कह सकते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा लेकिन है यहाँ पर। क्या? रोजगार, जॉब्स। अच्छा। रोजगार में क्या हुआ? रोजगार के आंकड़े बिल्कुल अलग कहानी कहते हैं। आज भी देश के लगभग आधे काम करने वाले लोग, मतलब करीब 50% वर्कफोर्स, वो प्राइमरी सेक्टर में ही लगी है, ज्यादातर खेती में। क्या बात कर रहे हैं, आधे लोग खेती में, जबकि कमाई में उसका हिस्सा बहुत कम हो गया है? हाँ, कमाई में हिस्सा करीब छठा हिस्सा ही रह गया है, पर लोग आधे वहीं लगे हैं। ये कैसे हो सकता है? इसी को कहते हैं अल्प बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्या होता है? मतलब ये कि जरूरत से ज्यादा लोग एक ही काम में लगे हुए हैं। वो काम करते हुए तो दिख रहे हैं, पर असल में उनकी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं हो रहा। अगर उनमें से कुछ लोगों को हटा भी दें तो भी प्रोडक्शन पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कोई उदाहरण है?
हाँ, स्रोत में लक्ष्मी का उदाहरण दिया है। एक छोटा सा खेत है, उस पर परिवार के 5 लोग काम कर रहे हैं, पर शायद वो काम 3 लोग भी कर सकते थे। तो बाकी 2 लोग? वो एक तरह से बेरोजगारी हैं, छिपे हुए। ऐसा इसलिए है क्योंकि सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में उतनी नौकरियां पैदा ही नहीं हुई कि ये अतिरिक्त लोग वहां जा सकें। ओह, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। मतलब लोग काम तो कर रहे हैं पर प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। बिल्कुल। चलिए अब दूसरे वर्गीकरण पर आते हैं, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ये क्या है? ऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब वो जगह जहां काम की शर्तें नियमित होती हैं, जैसे उनके घंटे तय होते हैं, पेड लीव मिलती है, प्रोविडेंट फंड वगैरह कटता है। स्रोत में जैसे कांता का ऑफिस वाला काम बताया है। अच्छा, फॉर्मल जॉब्स जिन्हें कहते हैं, हाँ कह सकते हैं। और दूसरी तरफ है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। वो क्या है? ये छोटी छोटी बिखरी हुई यूनिट्स होती हैं, ज्यादातर सरकार के कंट्रोल से बाहर। यहां ना नौकरी पक्की होती है, ना काम के घंटे तय होते हैं। तनख्वाह भी कम होती होगी? हाँ, तनख्वाह काम, छुट्टियां नहीं मिलती, कोई सोशल सिक्योरिटी जैसे पीएफ या पेंशन नहीं होती। जैसे स्रोत में कमल का उदाहरण है, जो किराने की दुकान पर काम करता है। और भारत में ज्यादातर लोग कहाँ काम करते हैं? दुर्भाग्य से ज्यादातर लोग इसी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। किसान, खेतिहर मजदूर, छोटे दुकानदार, कारीगर, कंस्ट्रक्शन मजदूर, रेडी पटरी वाले, सब इसी में आते हैं। और इसमें शायद पिछड़े समुदायों के लोग ज्यादा हैं? हाँ, ये भी एक चिंता की बात है कि अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के श्रमिकों की संख्या इस सेक्टर में काफी ज्यादा है, जहां सुरक्षा और सुविधाएं कम हैं। तो इस सेक्टर के लोगों की हालत सुधारने के लिए क्या किया जा सकता है? कुछ सुझाव है स्रोतों में? हाँ, कुछ उपाय बताए गए हैं, जैसे किसानों के लिए सिंचाई की बेहतर व्यवस्था, फसल रखने के लिए गोदाम, गांवों को शहरों से जोड़ने वाली अच्छी सड़कें और सस्ता कर्ज। इसके अलावा सेमी रूरल इलाकों में, मतलब छोटे कस्बों के आसपास, दाल मिल, कोल्ड स्टोरेज जैसे छोटे उद्योग लगाने की बात है, ताकि खेती के अलावा भी काम मिले। बिल्कुल। और शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना तो है ही। तो एक और चीज जिसका जिक्र है वो है मनरेगा, MGNREG 2005। हाँ, सुना है इसके बारे में। ये ग्रामीण इलाकों में साल में 100 दिन के रोजगार की गारंटी देता है। ये भी एक तरह का सपोर्ट सिस्टम है। ठीक है। और अब वो तीसरा बंटवारा, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर। ये तो सीधा है शायद? हाँ, ये काफी सीधा है। पब्लिक सेक्टर मतलब सरकारी, जहां संपत्ति सरकार की होती है, जैसे रेलवे, डाकघर। इनका मुख्य मकसद सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं होता, बल्कि सेवा देना भी होता है। और प्राइवेट सेक्टर में मालिक निजी लोग या कंपनियां होती हैं, जैसे टिस्को, रिलायंस का उदाहरण दिया है। इनका मुख्य उद्देश्य होता है मुनाफा कमाना। तो सरकार का रोल क्या है फिर यहाँ? सरकार अक्सर वो जरूरी काम अपने हाथ में लेती है जो शायद प्राइवेट सेक्टर ना करना चाहे, या अगर करे भी तो बहुत महंगा कर दे। जैसे सड़कें बनाना, पुल बनाना, बिजली पैदा करना और दूर दराज तक पहुंचाना, और जरूरतमंद लोगों तक सस्ती या मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना। ये सब सरकार की जिम्मेदारी मानी जाती है। समझ गई। तो अगर हम पूरी बातचीत को समेटें तो क्या तस्वीर बन रही है भारतीय अर्थव्यवस्था की? देखिए, तस्वीर थोड़ी मिली-जुली है। एक तरफ तो सर्विस सेक्टर कमाई के मामले में बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ रोजगार अभी भी काफी हद तक खेती पर अटका हुआ है, जहां जरूरत से ज्यादा लोग हैं, मतलब छिपी हुई बेरोजगारी है। और काम करने की जगहों में भी बड़ा फर्क है, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड में। हाँ, बहुत बड़ा फर्क है सुविधाओं और सुरक्षा के मामले में। इन सब चुनौतियों से निपटने के लिए सरकारी नीतियां, सरकारी निवेश, ये सब बहुत जरूरी हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर एक जटिल स्थिति है। बिल्कुल। और यहाँ एक सवाल शायद सोचने लायक है हम सबके लिए कि अगर सर्विस सेक्टर इतना बढ़ गया पर अच्छी नौकरियां नहीं बना पाया सबके लिए, और लोग खेती में ही अटके हैं, तो भविष्य में हमें किस तरह के नए उद्योगों या सपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। ऐसे सिस्टम जो न सिर्फ देश की कमाई, जीवीए बढ़ाएं, बल्कि जो हमारी ज्यादातर आबादी है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है या खेती में है, उनके लिए बेहतर सुरक्षित रोजगार भी पैदा कर सकें। ये एक बड़ा सवाल।